हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लियर है सबको? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो एक बार मैं रिवाइज कर दूं कि ये लेसन में क्या क्या हुआ था। तो जो फिफ्थ लेसन अपन ने स्टार्ट किया था जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन, तो इसके अंदर सबसे पहले लेक्चर में अपन ने कंटेंट समझ के लिए थे कि ये लेसन में क्या क्या पढ़ना है। तो इनिशियली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस अपना हो गया था। बाद में कंडक्टिंग मीडियम भी अपना हो गया था। लॉसी डाइलेक्ट्रिक बचा है तो वो आज लेंगे अपन अभी ये लेक्चर में। बाद में प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट क्या होता है, फेज शिफ्ट कांस्टेंट क्या था, ये भी अपन ने समझ के लिया था और इसके दो न्यूमेरिकल्स भी किए थे इफ यू रिमेम्बर। और भी काफी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो वो आगे देखेंगे अपन। नेक्स्ट, उसके बाद जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्रॉ करके ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो प्रॉपर्टीज है वो भी अपन ने समझ के लिए थे कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट्स रहेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट रहेगा और एक कौन, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट रहेगा। फिर उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट यानी ई बार और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट यानी कौन, बी बार, ये दोनों एक में को कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। और अलोंग विद दैट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी कैसा रहेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेगा। और एक बात कि ई बार और एच बार आर इन क्या रहेंगे, फेज रहेंगे। और एक बात कि जो डायरेक्शन में आप लोगों की वेव प्रोपोगेट हो रही वो डायरेक्शन के जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट रहेंगे, जैसे कि एक्स एक्सिस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा तो ई एक्स और एच एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। और फील्ड डज नॉट वेरी, जैसे कि एक्स एक्सिस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो वो डायरेक्शन में डेल डेल वाई और डेल डेल जेड ये भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये अपन ने समझ के लिया था फिर। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर नेक्स्ट, फिर इसके बाद अपन ने नोट पढ़ा था और नोट के अंदर जनरलाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन कैसा रहता है वो समझ के लिया। फिर उसके बाद रिलेशन बिटवीन ऑर्डिनरी एंड फेजर नोटेशन ये समझ के लिया था कि डेल डेल टी इक्वल्स टू कितना होता है, जी ओमेगा। होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे बढ़े, फिर सेकेंड लेक्चर में अपन ने, ये मैंने पहले ही बोला था, ये डेरिवेशन बहुत जरूरी है। सेकेंड लेक्चर में अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन समझ के लिया था। तो इसमें अपन ने क्या क्या किया था, पहले तो होमोजेनियस चार्ज फ्री रीजन कंसिडर किया। और फ्री स्पेस है तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी जीरो रहेगा। और ऊपर से वो जो चार्ज फ्री होने के कारण रो वी भी जीरो रहेगा, राइट। फिर चार का मैक्सवेल की इक्वेशन लिखे थे, उसको सॉल्व किया था। अब ये फ्री स्पेस है तो म्यू और इप्सिलॉन इन दोनों का मतलब होता है म्यू जीरो म्यू आर, इप्सिलॉन जीरो इप्सिलॉन आर। लेकिन ये फ्री स्पेस है तो म्यू आर और इप्सिलॉन आर तो वन होगा तो म्यू जीरो बचा और इप्सिलॉन जीरो बचा। ऑर्डिनरी नोटेशन होने के कारण अपन यहाँ पे डेल डेल टी रहने देंगे, समझ रहे हैं ना। ऑर्डिनरी नोटेशन होने के कारण डेल डेल टी रहने देंगे यहाँ पे। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैक्सवेल की इक्वेशन लगा कि ये इक्वेशन अपने को मिल गया था, राइट। फिर फेजर नोटेशन में भी करके दिखाया था आपको, तो ये हो गया था सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में फिर अपन ने कंडक्टिंग मीडियम का देखा था। तो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर कंडक्टिंग मीडियम, राइट, इन फेजर नोटेशन मैंने करके दिया था। फेजर नोटेशन में कुछ नहीं करना आप लोगों ने, डेल डेल टी के जगह पे सिर्फ जे ओमेगा रखना है। और ऑर्डिनरी नोटेशन में आप लोगों को दिया था करने के लिए, तो होप ये आप लोगों ने किए ही है। फिर इसके बाद लास्ट लेक्चर में अपन ने दो न्यूमेरिकल्स देखे थे। एक था फॉर परफेक्ट कंडक्टर और दूसरा था फॉर पुअर कंडक्टर। फॉर परफेक्ट कंडक्टर वी हैव टू प्रूव कि जो अटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज शिफ्ट कांस्टेंट है अल्फा और बीटा उसकी वैल्यू इतनी आना चाहिए। तो ये प्रूव किया था अपन ने लास्ट लेक्चर में, तो ये भी आपको समझ गया। और फिर पुअर कंडक्टर के लिए भी अटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट अल्फा बीटा इतना आना चाहिए, तो ये भी अपन ने प्रूव किया था। तो होप यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए सब लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अभी कौन सा मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक है। अपन ने फ्री स्पेस किया था और कंडक्टिंग किया था, डाइलेक्ट्रिक बचा था तो ये डाइलेक्ट्रिक। सो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन फेजर नोटेशन। फेजर नोटेशन में आपको निकालना है, right? And also derive the equation for alpha, beta, lambda, v, and hence show that the components of wave are given by this. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ लो कैसे करना है। तो इनिशियली आई एम राइटिंग हियर सॉल्यूशन वी हैव। अब वही वो है तो इतना मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा, मैंने उस दिन आपको समझा के दिया था सब। तो अब डाइलेक्ट्रिक है, सो कंसिडर होमोजेनियस चार्ज फ्री रीजन इन अ
डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन अ फ्री स्पेस नहीं, अब इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अभी यहाँ पे रहेगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो कंडक्टिविटी क्या रहेगा, जीरो रहेगा ना। हेलो, प्लीज कोई तो भी रिस्पॉन्ड करो तो। डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो कंडक्टिविटी जीरो रहेगा, और चार्ज फ्री रीजन है तो रो वी भी जीरो रहेगा। इट्स नॉट अ कंडक्टिंग मीडियम, तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी तो जीरो रहेगा। समझ गए यहाँ तक? फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये चार मैक्सवेल की इक्वेशन अपन ने लिख लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये चार मैक्सवेल की इक्वेशन लिख लिए। एक काम करते हैं, नहीं तो मैं आपको पूरा ही समझा देता हूँ। चार मैक्सवेल की इक्वेशन लिखे, और ये फेजर नोटेशन बोला है ना आपको, फेजर नोटेशन बोला है, तो फिर आपको डेल डेल टी के जगह पे जे ओमेगा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन आएगा, डेल डेल टी के जगह पे आएगा जे ओमेगा, यहाँ पे भी कौन जे ओमेगा, यहाँ पे भी कौन जे ओमेगा। सो हियर इट इज जे ओमेगा। आपको समझ रहा है ना ऐसा, क्या तो चलेगा ना कि पूरा फ्रेश लिखूं? हाँ सुजल, आपको समझ रहा है ना ऐसा कि पूरा मिटा के लिखूं एक एक टर्म? सर समजत आहे. समजत आहे ना, ठीक आहे, मग काय प्रॉब्लेम नाही, कारण पहिले मी खूप व्यवस्थित शिकवलेलं आहे। हाँ, अभी ये डेल डेल टी के जगह पे जे ओमेगा कर लिया पहला पार्ट। चलो चारों भी इक्वेशन में कर लेता। जहां जहां पे डेल डेल टी दिखता है वहां पे नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने जे ओमेगा करना है सिर्फ। तो मैं यहाँ पे जे ओमेगा लिख लेता हूँ। जो मेरी कोई गलती हो जाए तो मेरे को बोल देना। जे ओमेगा, हियर इट इज ऑल्सो जे ओमेगा। कंडक्टिविटी सिग्मा तो जीरो ही है। समझ गए यहाँ तक? अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, रिमेंबर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। म्यू का मतलब होता है म्यू जीरो इंटू म्यू आर, और इप्सिलॉन का मतलब होता है इप्सिलॉन जीरो इंटू इप्सिलॉन आर। अपन ने फ्री स्पेस के लिए म्यू आर और इप्सिलॉन आर की वैल्यू जो लिया था वो वन लिया था, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा। इसीलिए इसीलिए मैं यहाँ पे म्यू को म्यू ही रहने देता, म्यू जीरो नहीं लिखता। म्यू को म्यू ही रहने देता और इप्सिलॉन को इप्सिलॉन ही रहने देता। बोलिए, समझ गए क्या सब लोग? हेलो, मैंने क्या किया, समझा क्या? म्यू जीरो इप्सिलॉन जीरो नहीं करता। चलो आगे बढ़ते फिर। अभी आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन समझ गया, सेकेंड इक्वेशन भी समझ गया, थर्ड भी समझ गया, और फोर्थ इक्वेशन भी आपको समझ में आ गया। चलो अभी क्या करना है, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड टू इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू को कर्ल लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर टू डेल क्रॉस, लेफ्ट हैंड साइड तो समझ में आ गया। अब राइट हैंड साइड क्या रहेगा, डेल बार क्रॉस ऑफ माइनस म्यू इंटू जे ओमेगा इंटू एच बार। तो यहां से माइनस म्यू जे ओमेगा कॉमन निकल गया, माइनस म्यू जे ओमेगा, माइनस म्यू और जे ओमेगा कॉमन निकल गया, माइनस म्यू जे ओमेगा कॉमन निकल गया, डेल बार क्रॉस ऑफ एच बार। अब डेल बार क्रॉस ऑफ एच बार कितना इतना है, इप्सिलॉन जे ओमेगा ई बार। तो ये हो गया फिर माइनस म्यू जे ओमेगा, माइनस म्यू इंटू जे ओमेगा इनसाइड द ब्रैकेट, डेल बार क्रॉस ऑफ एच बार कितना है, डेल बार क्रॉस ऑफ एच बार है, डेल बार क्रॉस ऑफ एच बार इज दिस। पूरा सेम है, कोई चेंज नहीं है, ये है। सो जे इंटू जे कितना हो गया, जे स्क्वायर हो गया, जे स्क्वायर का मतलब माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना। तो ये हो गया फिर म्यू इप्सिलॉन, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर, ये म्यू, ये ओमेगा 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 स्क्वायर इप्सिलॉन, जे स्क्वायर है माइनस वन इंटू कौन ई बार, इतना हो गया फिर ये। समझे क्या आप लोग सब? क्लियर है? इक्वेशन नंबर 5 हो गया। हेलो, समझ गया ना? हाँ यस, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बाय वेक्टर एक्सपांशन फॉर्मूला, वेक्टर एक्सपांशन फॉर्मूले के हिसाब से ऐसा हो गया, दोनों को इक्वेट किया, फिर इक्वेट किया तो इधर में क्या है, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को इक्वेट करते हैं। जस्ट अ मिनट। इक्वेशन नंबर 5 और तो म्यू इप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ई बार, म्यू
इप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ई बार। इधर आएगा कौन, माइनस म्यू इप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ई बार। इधर आएगा कौन, माइनस म्यू इप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ई बार। समझ गए आप लोग। सो इक्वल्स टू यहाँ पे भी कौन, माइनस म्यू इप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ई बार। इधर भी कौन, माइनस म्यू इप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ई बार। और यहाँ पे भी माइनस म्यू इप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर ई बार। बोलिए समझ गए क्या पूरा इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो देखो कितने कम टाइम में पूरा डेरिवेशन खत्म हो गया ये। समझ गए फिर सब लोग? अब आपको कुछ प्रूव भी करने के लिए बोला है। ये बाकी के टर्म तो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं, अल्फा बीटा गामा वी। ये अल्फा बीटा गामा वी कैसा निकलेगा, अल्फा बीटा कैसे निकलेगा, जैसे कि यहाँ से कल अपन ने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, डेल बार डॉट ई बार इक्वल टू इतना है ना, तो इसमें से जो इतना टर्म है इसको अपन क्या बोलते हैं, गामा स्क्वायर बोलते हैं। फिर यहाँ से गामा मिल गया, तो गामा अगर मिल गया तो अल्फा बीटा मिल जाता है। हेलो, समझ रहे हैं ना? अल्फा बीटा मिल जाता है, फिर लैम्बडा वी भी मिल जाएगा। आपको ये भी शो करना है, तो अब ये कैसे शो करना तो समझ लो। अब ये जो यहाँ पे ईटा आपको दिखाई दे रहा है, ईटा, ये फिलहाल तो ईटा आपका हुआ नहीं, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझा के दूंगा कि ईटा क्या है। ईटा का मतलब होता है वेव इम्पीडेंस। तो वेव इम्पीडेंस यानी ये रेशो रहता है बिटवीन इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का अगर अपन रेशो लेते हैं तो वेव इम्पीडेंस मिलता है। तो वो कंसेप्ट मैंने अभी लेने का है आपका, वो मैं कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए जो अपने को डिराइव करना है उसके लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे वी हैव जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू रहती है कोई भी क्वांटिटी की, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, तो उसको लिखता हूँ मैं ई एक्स इक्वल्स टू, अपन ऐसा लिख सकते हैं, ई एक्स जीरो इंटू ई रेस टू दावर, सॉरी, रियल पार्ट ऑफ, एकदम फर्स्ट लेक्चर में बोला था मैंने आपको, रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू दावर जे ओमेगा टी इंटू ई रेस टू दावर माइनस जे बीटा जेड। तो यही हो जाएगा फिर ई एक्स जीरो इंटू रियल पार्ट ऑफ ई रेस टू दावर जे कॉमन आउटसाइड, अंदर आएगा ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। क्लियर है कि जे कॉमन लिया? सो इक्वल्स टू नाउ ई एक्स जीरो इंटू, अब रियल पार्ट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, तो इसको अगर मैं पोलर में लिखता हूँ तो आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ऐसा रहता है ना पोलर में। तो ये जो रहेगा ये इसका रियल पार्ट रहेगा। तो इन दिस केस व्हाट इज द रियल पार्ट, ई रेस टू आई थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा होता है ना। तो इन दैट सेंस ई रेस टू द पावर आई थीटा का मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर होता है, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ दिस कितना है फिर, ये रहेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ये रहेगा फिर। समझे क्या रियल पार्ट ऑफ दिस, इसका मतलब समझ गए सब लोग? यस, तो ये मिल गया आपको ई एक्स इक्वल्स टू, राइट। नाउ वी हैव बाय डेफिनेशन ऑफ वेव इम्पीडेंस, वेव इम्पीडेंस यानी ईटा, ईटा का मतलब क्या रहता है, रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अपॉन मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट का जो रेशो जो है वो एक्स डायरेक्शन के हिसाब से लेते हो, तो फिर आप लोगों को एच जो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का वो वाई डायरेक्शन के हिसाब से लेना पड़ेगा, और जेड डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगा। तो देयर फोर एच वाई इक्वल्स टू कितना हो गया फिर, एच वाई इक्वल्स टू ई एक्स अपॉन ईटा होगा। एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग एच वाई इक्वल्स टू ई एक्स कितना है, ई एक्स जीरो इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा जेड अपॉन ईटा, अपॉन ईटा। तो यही आपको प्रूव करने के लिए बोला था, जरा देख लीजिए, देखिए यही आपको बोला था, बराबर है ना? तो कर लिया फिर अपन ने, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। यूनिट दे देते लगे तो इसको, ये था वोल्ट पर मीटर और ये एम्पियर पर मीटर। समझ गए फिर सब लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? तो ये हो गया फिर।
हो गया फिर, राइट। तो होप समझ गए आप लोग ही। अब आगे आपको वेव इम्पीडेंस का लेक्चर देखना है, उसमें भी एक डेरिवेशन करना है और वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो पूरा लेक्चर खाएंगा एक। तो अभी देखो, आपको मैं एक काम देता हूँ। दैट काम इज, जैसे कि मैंने अभी आपको फेजर नोटेशन में एक्सप्रेशन प्रूव करके दिया डाइलेक्ट्रिक का, तो आपको डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन कौन सा नोटेशन करना है आपको, इन ऑर्डिनरी नोटेशन आप लोगों ने करना है। तो ये मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको देता हूँ एज होमवर्क। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर, करते हैं आपको ये अभी, फॉर वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन इन ऑर्डिनरी नोटेशन। कर सकते हो सब लोग, प्लीज रिस्पॉन्ड करो। इन ऑर्डिनरी नोटेशन। चलो ठीक है फिर, तो इतना कर लेना। सो दिस इज होमवर्क टू यू। आएंगा आपको, प्लीज जितना बोला उतना करके देखो, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ज्यादा पढ़ाई करना ही नहीं है, जितना मैं ले रहा हूँ मोर देन सफिशियंट है आपको। कोई टेंशन नहीं रहेगा पेपर में। चलो समझ गए फिर। तो अभी ये लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं अपन, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लिखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे वेव इम्पीडेंस, राइट। ठीक है, रुकते हैं फिर।